मुझे केवल माचिस लगानी थी और ये सेल्फ प्रोपेगेटिव फायर है जो हो गया। खैर बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। ये जो कार्यक्रम है ऑफिशियल लैंग्वेज यूनिट विश्वविद्यालय में जहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की वहाँ चले गए और अपनी आधा जीवन उन्होंने वहाँ बिताया और वहाँ से उन्होंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया। वहीं पर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जिसकी वजह से आप ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं। इसके बाद प्रोफेसर वर्मा IIT कानपुर आए और मेरा सौभाग्य रहा कि प्रोफेसर वर्मा के साथ पहले दिन से हम लोगों ने साथ काम किया और प्रोफेसर वर्मा के साथ इनका IIT कानपुर आने के बाद पहला पेपर का मैं लगातार अपनी अध्यापन यात्रा 1994 1994 से 2017 तक उन्होंने पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, उच्च शिक्षा के लिए भी पुस्तकें लिखी उन्होंने। और लेकिन वो पुस्तकें तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, सबसे विशेष इनका योगदान रहा कि इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए एक सामाजिक उत्थान संगठन की स्थापना की जिसको शिक्षा सोपान है। और शिक्षा सोपान के शायद प्रोफेसर वर्मा के व्याख्यान में भी कुछ आएगा इसका जिक्र। उन्होंने काफ़ी कम लागत में जैसे जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको कैसे सक्षम किया जाए ज्ञानोपार्जन में और खास करके प्रकृति के ज्ञानोपार्जन में, फिजिक्स के नॉलेज गेन करने के लिए उसमें अनेक तो प्रयोग किए। इन्होंने लगभग 600 के आसपास एक्सपेरिमेंट 600 एक्सपेरिमेंट्स डेवलप किए जिसके थ्रू पूरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जा सके। और ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें लागत कोई करोड़ों के उपकरण भी नहीं थे। वो लगभग फ्यू थाउजेंड्स जिसको बोलते हैं, फ्यू हंड्रेड्स में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को बनाया गया जिससे सरल तरीके से और ऐसी जगहों में जहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है वहाँ के लोग भौतिकी को समझ सकें, फिजिक्स को समझ सकें। और 2011 में उन्होंने नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया, जिसको नैनी बोलते हैं, उसकी स्थापना की, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स IAPT का एक मुख्य कार्यक्रम है। 2021 में उन्हें भारत सरकार ने भौतिकी की शिक्षा के योगदान के लिए पद्मश्री से विभूषित किया। बहुत लंबा हो सकता है लेकिन मेरे समझ से इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप सब प्रोफेसर वर्मा को सुनने आए हैं, तो बिना देर के मैं प्रोफेसर वर्मा को सारा नहीं जब बच्चे खड़े हुए तो मैं क्यों बैठे। तो थैंक यू वेरी मच राजीव जी को एहसास दिलाने के लिए। आप लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे को सुनने के लिए, मेरे से बात करने के लिए और इतने उत्साह के साथ में, इतने जोश खरोश के साथ में आए हैं। आपको बहुत देर तक जो लोग खड़े हैं उनको बहुत देर तक खड़ा भी रहना पड़ेगा। जाने की सुविधा है, दरवाजे खुले हुए हैं। उधर खिड़की है। मैंने जब एक आपको कहानी से शुरुआत करते हैं सर। एक आप सब कालिदास को जानते हैं ना, कालिदास। तो कालिदास की कहानी जो हमने सुनाई कहानी है कि वो बहुत मूर्ख थे, महामूर्ख थे वो।
और जो राजा थे वहाँ थे, उन राजा से जिन लोगों का खटपट चलता था, उन लोगों ने राजा से एक तरीके से उनको परेशान करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए कालिदास को यूज़ किया। और राजा की जो बेटी थी उसके लिए वो राजकुमार खोज रहे थे, किससे शादी कराई जाए, कोई विद्वान व्यक्ति से शादी कराने का मन था उनके पिताजी का, राजा का। तो वो विद्वान व्यक्ति खोज रहे थे कि कोई बढ़िया विद्वान व्यक्ति हो तो उससे शादी की बात चलाई जाए। और ये जो ग्रुप था जो कि राजा का जड़ खोदने जुड़ा हुआ था, इसने कालिदास को कहा कि इसको, इस महामूर्ख को उससे शादी करा दो राजकुमारी से, उसके बाद तो फिर इसका तो पिताजी का तो हालत खराब खुद ही हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने प्रेजेंट किया उनके सामने कि एक बहुत बड़ा विद्वान आया है शहर के अंदर में, और उससे बड़ा तो कोई मिलेगा ही नहीं आपको, आप घूमते रहता। वो एक ही दिन के लिए आया है, कल चला गया, आज ही जो करना है तो आज ही करना। तो कहा कि ठीक है भाई, उसको बुलाओ, दरबार में बुलाओ, उसके देखते हैं क्या उसका क्या विद्वत्ता है, क्या है वो, क्या उसका नॉलेज है। तो उसको लाया गया, साथ में लोग ये भी बता दिया कि अनफॉर्चुनेटली आज उसका मौन है, वो बोलेगा नहीं, लेकिन वो इशारों से सब चीज़ का जवाब देगा। जो भी आप सवाल करोगे उसका वो इशारों से जवाब देगा और आपको समझना पड़ेगा। अच्छा भाई, जब कल चलाई जाने वाला है, एक ही दिन अवेलेबल है, तो क्या करेंगे। तो कहते हैं कि इनके अपने जो विद्वान लोग थे राजा के, उन लोगों को कहा गया कि इसको जज करना है, इससे सवाल पूछो, इसको जज करना है। तो उन लोगों ने कुछ सवाल पूछे, अब उनको बोलना तो था नहीं, तो उन्होंने कुछ इशारों में कुछ जवाब दिया और उसका इंटरप्रिटेशन किया। इनका जो ये ग्रुप इनको लेकर के आया था कालिदास, उसका इंटरप्रिटेशन किया। तो एक मुझे याद है, कई सारे मैंने बहुत बचपन में ये कहानी सुनी थी, तो कई सारे उसके बताए गए थे मुझे, लेकिन एक मुझे याद है कि लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि ये ब्रह्म जो है, ये ब्रह्मांड जो है, ईश्वर जो है, ईश्वरीय सत्ता जो है, वो एक है, ऐसा करके, ऐसे आप कैसे आप बता सकते हो कि ये एक है, ऐसे करके लोगों ने सवाल उनके सामने में रखा। और कालिदास को समझ में आया कि ऐसे कैसे कर रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। तो इन्होंने दो उंगली दिखाई कि तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। और फिर इंटरप्रिटेशन करने वाले जो लोग थे वो वाह 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 करना शुरू किए, वाह वाह करके बताए कि देखो ये कहते हैं कि नहीं, वो एक सत्ता नहीं है, वो हमेशा हर चीज के दो पहलू होते हैं, किसी चीज का एक पहलू नहीं होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो अगर आपके अंदर में वो सत्य गुण है तो उसका आपके अंदर में तम गुण भी हर एक आदमी इंसान के अंदर में होता है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड जो है इस दो चीजों से चलता है, ऐसा कालिदास कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वही कालिदास हूँ। मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने किया, जो दिखता है उसको लोग तरह तरह से बताते हैं। मेरी जो बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं उसके अंदर में, तो कोई ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं है। और सर ने जो कैटेगरी की बात कही, पता नहीं वही है जैसा इंटरप्रेट करना चाहूँगा। तो जैसे जैसे हमारी जर्नी हुई है उसका थोड़ा सा हम यहाँ वर्णन करेंगे, और खास करके अब जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये जो सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग, केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स तो है ही, वो तो मेरे हैं, वो तो अपने ही है, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, ऐसे लोग ही मेरे हैं, और इसका मुझको बहुत बार अनुभव आता है। अगर कहीं प्रसंग आएगा तो आपको बताऊंगा। तो ये जो पूरा सब कुछ ऐसा हुआ है, ये मेरे लिए भी एक रिसर्च का विषय है कि ऐसा कैसे हुआ है, मुझे पता नहीं ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन हुआ है, ऑब्जर्वेशन है, डेटा है, डेटा तो है, पक्के डेटा है, उसमें कोई शक नहीं है, अब उसको लिखना है, उसका इंटरप्रिटेशन। तो उस क्रम के अंदर में नेचुरल वे में कुछ डिसीजंस ऐसे हमने लिए,
जिसको अमूमन लोग कहेंगे कि ये बहुत रॉन्ग डिसीजन होता है, रॉन्ग डिसीजन है। आगे की कहानी अगर नहीं मालूम हो और ऐसी परिस्थिति हो कि ऐसा है क्या करना है, तो लोग जो साधारणतः डिसीजन नहीं लेंगे, कई बार मैंने वैसे डिसीजन लिए हैं। तो वो मेरे लिए बहुत रोचक विषय रहता है उसको सोचने का कि सब लोग कह रहे थे ऐसा करो, हमने ऐसा नहीं किया, हमने कुछ और ही किया, तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले मुझे, बहुत बढ़िया उसका जो भी आगे का सब कुछ चला बहुत अच्छा चला। तो वो चीज़ें हम कुछ ले करके और आज आपके लिए हमने पीपीटी बनाई है। इसमें 6 कथाएँ हैं सर, 6 अध्याय हैं इसके। ओके, तो आप देखिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। तो जो पहली कथा है वो हमारे स्कूल के जीवन की, ये उसी समय की मेरा ही चित्र है। ओरिजिनल, वो इंटरनेट से लेकर लगाया हुआ नहीं है, मेरा ओरिजिनल चित्र है और बहुत दुर्लभ चित्र है, क्योंकि ये 1960s का चित्र है। ये 1960s का चित्र है। मैं 1952 में यहाँ अवतरित हुआ था। 12-13 साल की उम्र का चित्र है, जबकि मैंने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था। उस समय का ये फोटो है, 10-11 साल की फोटो रही होगी। और उस समय 60s के अंदर में कहाँ कैमरा और कहाँ फोटो, वो तो कभी साल 6 महीने में कभी कोई आए, कोई कुछ हुआ, कुछ इवेंट हुआ, कुछ फोटो खिंच गई तो खिंच गई, और उसके बाद उसको हार्ड कॉपी ही होती थी, उसको एल्बम में लगा के सुरक्षित रखा जाता था। तो 50 साल के बाद, 55 साल के बाद भी वो मुझे मिल गई और मैं उसका फोटो यहाँ लगा पाया, इसलिए ये बहुत दुर्लभ चित्र है। तो मेरे स्कूल के अंदर में मेरा जो, जैसे भी आपने कहा कि ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हमारे उस समय का फोटो है जबकि हम पहली बार स्कूल में गए थे। हाँ, 10 साल की एज के अंदर पहली बार हम स्कूल में गए थे। तो ये भी एक अनकॉमन टाइप का ही है, वो मेरा डिसीजन नहीं था, पेरेंट्स का डिसीजन था कि इनको घर में रखना है, इनको स्कूल नहीं आने देना है। और घर के अंदर ऐसा नहीं कि कोई होम स्कूलिंग कराई जा रही थी, ऐसा भी नहीं था। वो 10 साल हमारे जो है ना, वो क्या किए जा रहे थे। आज के इसमें बोलोगे, आज के सिचुएशन में अगर कोई घर में किसी बच्चे को बिठाए और उसको पढ़ाने के कोई अलग से व्यवस्था नहीं करे, आजकल होम स्कूलिंग एक अलग शब्द चला हुआ है, वैसा कुछ नहीं, बस हो खेलो कूदो। जो थोड़ा बहुत बड़े लोगों को पता है, हंसते गाते खेलते, शाम को खेल करते समय में, रात को सोते समय में कुछ स्टोरी बता देंगे, कुछ मैथमेटिक्स उनको आता हो तो हमें भी बता देंगे, कुछ लैंग्वेज आती होगी तो हमें भी बता देंगे। ऐसा 10 साल तक अगर किसी बच्चे को घर में रखें तो उसको क्या बोलेंगे? तो लेकिन मेरे साथ ऐसा ही किया गया और मैं वाकई शायद यहीं से मेरी इसकी शुरुआत हो गई थी कि सब लोग जिसको कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम है, मैं वही करता हूँ। उसकी शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। तो 10 साल तक मैंने स्कूलिंग कहीं नहीं किया और उसका एक बहुत बड़ा फायदा, अब मैं जब एनालिसिस करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा फायदा उसका पाता हूँ। और वो फायदा क्या है कि हमें देखो, जीवन के अंदर में जो लोग जन्म लेते हैं उसके बाद से लर्न करना शुरू करते हैं, और आप कभी जहाँ भी पढ़ रहे होगे, PhD में होगे, M.Tech में होगे, UG में होगे, जहाँ भी होगे, जितना भी लर्न करते हैं, आगे भी चले जाओ, प्रोफेशन में जाते हैं तब भी लर्न करते हैं। जो सबसे स्टीप लर्निंग ग्राफ होते हैं, सबसे कुछ लोग यहाँ बैठ सकते हैं चाहे तो, बहुत ज़्यादा इतना स्टेट तुम लोग का, इतना मेरा। तो जो सबसे स्टीप लर्निंग होती है वो होती है नर्सरी में एडमिशन लेने के पहले। बर्थ के बाद नर्सरी में एडमिशन लेने के पहले जो लर्निंग है बहुत स्टीप लर्निंग है। मैं अभी कश्मीर में रह के आ रहा हूँ, तो जिन घरों में मैंने रात बिताई तो हर जगह उनके परिवार के सब लोगों से मुलाकात हुई। छोटा बच्चा
बोलना भी, शब्द भी उसने बोलने शुरू नहीं किया। गोद में, उसकी माँ के गोद में, और मैं यहाँ पर हूँ और मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ, और वो एकदम से मुंह घुमा रहा है और उसकी माँ भी कोशिश कर रही है कि वो मेरे पास आ जाए, तो वो बिल्कुल पूरा विरोध कर रहा है कि नहीं, आप ही की गोद में ना, ये पता नहीं कौन आ गए हैं, ये इनके पास नहीं जाना है। इतना छोटा बच्चा फेस रिकॉग्निशन कर रहा है, उसको पता है कि मेरे घर के जो लोग हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता जो है, मेरे भाई बहन हैं, जिनको पहचानता है और दूसरों को नहीं पहचानता है, तो वो ज़्यादा फर्क थोड़ी होता है। तो थोड़ा रिफाइंड वाला फर्क है ना, सबके दो आँख है, सबके का नाक है, कान है। अब आप कुत्तों को देखोगे, बिल्लियों को देखोगे, तो अगर धारी वारी नहीं रही पतन के ऊपर, तो सभी कुत्ते एक जैसे ही नजर आए, सभी कौवे एक जैसे नजर आते कि नहीं? अब उनको पता कर सकता होगा तो ये वाला कौवा कल आया था, नहीं है वो नीचे, वो करते होंगे आपस में, बहुत बार तो अपने जो सिख बंधु हैं वो लोग पगड़ी वगड़ी लगा करके सबकी दाढ़ी वारी रहती है, तो मुझे तो बहुत पहचान नहीं आती कि कौन वाले कौन, सब एक से ही नजर आते हैं। लेकिन वो लोग तो अच्छे तो जानते भाई, इंपर्सोनेशन थोड़ी करता है कोई किसी का। लेकिन ये इतना छोटा बच्चा, कुछ महीनों का, ये फेस रिकॉग्निशन कर सकता है, ये क्या कम बात है। और नर्सरी में एडमिशन लेने के पहले एक पूरी की पूरी लैंग्वेज सीख के रखता है कि नहीं? स्कूल में जब एडमिशन लेने के लिए जाता है तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता है कि उसको अभी बोलना आ रहा है, वर्ड्स सीख रहा है, कम्युनिकेट नहीं करता, ऐसा तो नहीं है। उसके पहले तो खूब अच्छी तरह से बातचीत करता रहता है। एक पूरी लैंग्वेज, आप सोचो, एक पूरी लैंग्वेज बच्चे जो है वो 1-1.5 साल 2 साल की उम्र आते आते अच्छे तरह मास्टर कर लेते हैं उसको, जो भी घर में बोली जाती है, चाहे वो बंगला बोली जाए, चाहे वो उड़िया बोली जाए, चाहे वो हिंदी बोली जाए, चाहे वो असमीज बोली जाए या तेलुगु बोली जाए, जो भी घर में बोली जाती है। और घर में जो बोली जाती है, जिस ग्रामर के साथ बोली जाती है, उस ग्रामर में एक जरा सी रत्ती भर गलती नहीं करता है वो बच्चा। पूरी की पूरी ग्रामर उसको याद है, कब क्या बोलना है उसको अच्छी तरह पता है। बिहार का बच्चा है तो जरूर बोलेगा कि लड़का आता है, लड़की आता है। अरे क्या बताएं सर, वहां तो हॉल के अंदर 1000 लड़का बैठा हुआ था। जो भी भाषा आप बोलते हैं वही उसकी ग्रामर है, लेकिन जो भी ग्रामर है उसका एकदम प्योर फॉर्म में एक अक्षर उसको याद है, एक रूल उसको याद है। वो बच्चा वही ग्रामर बोलता है, वही लैंग्वेज बोलता है, और पंक्चुएशन वगैरह हर चीज बिल्कुल। और जो सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कुछ और आएगा। वो आपको सिखाया जाता है ना ग्रामर पढ़ते तो, कहते हैं ना नाउन जो सब्जेक्ट है वो पहले लाओ, वर्ब उसके बाद में लाओ, और एडजेक्टिव यहाँ लाओ वहां लाओ, सिखाते हैं ना। लेकिन उस बच्चे को कोई नहीं सिखाता है, और वो सही ऑर्डर के अंदर में अपने सेंटेंस फॉर्मुलेट करता है, कभी गलत नहीं करता। ये नहीं कि वर्ब पहले ले आएगा, एडजेक्टिव उसके बाद वो शफल नहीं करेगा कभी। इतना सारा चीज वो फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर में सीखता है। और आप सोचोगे कि वो साइंस नहीं सीखता है तो बहुत बड़ी गलती करोगे। उसको न्यूटन के 3 नियम पता हो। उस बच्चे को नर्सरी में आने के पहले, जैसे आप IISc और IIT में आने के पहले बहुत सारी तैयारी करके आते हो ना, तो बच्चा नर्सरी में आने के पहले न्यूटन के 3 नियम की तैयारी करके आते नर्सरी में आते। आप सोचो, हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन आप सोचो अगर मान लो किसी से खेल रहा है, किसी टॉय से खेल रहा है,
हाँ, किसी खिलौने से खेल रहा है, टॉय कार है, उससे खेल रहा है। फिर उसको कुछ और दिख गया, ये कार उसने यहाँ रख दिया, चटाई पे रख दिया, और फिर उसमें लग गया। घंटे भर बाद उसको फिर से मन हुआ कि चलो अब कार खेलते। वो कार को उठाने के लिए, दोबारा लेने के लिए कहाँ जाता है? क्यों? वही पर जाता है जहां उसने रखा था। उसको पता है जो चीज रेस्ट में रहती है वो रेस्ट में ही रहती है, वो हिल नहीं सकती है वहां से। जब तक आगे भी है ना, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आए, अगर उसको वहां पे वो टॉय कार दिखाई नहीं पड़ती है, मम्मी तुमने लिया क्या मेरा कार? भैया तुमने लिया क्या मेरा कार? किसने उठाया? पूछता है ना, किसने उठाया? ये क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, रेस्ट से पोजीशन में आ गया है वो, तो किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अब बोलो क्या चाहते हैं? और न्यूटन सेकंड लॉ भी उसको पता है, न्यूटन सेकंड लॉ को पूरा पता है वेक्टर के साथ। सर जी देखो वीडियो ले रहे हैं आप, सर ऐसा ही वीडियो लगा दीजिएगा और एक बच्चे को जो अभी स्कूल जाना जिसने शुरू नहीं किया है उसको खड़ा कर दीजिएगा गार्डन के अंदर में, और आप खड़े हो जाएगा, पेरेंट खड़े हो जाए, कोई भी भाई कोई भी खड़ा हो जाए, उसका बॉल खेलेंगे। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये बच्चा जो है यहाँ खड़ा है और एक बॉल है इसके हाथ में, और मैं उधर से बोल रहा हूँ हाँ फेंको 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 फेंको, पकड़ूंगा मैं पकड़ूंगा। अब ये बच्चा जो है ये उस बॉल को उसकी तरफ फेंकता है, फेंकने के लिए क्या करता है? हाथ से फोर्स लगाता है। तो अगर उसको उधर की तरफ फेंकना है तो अभी इधर की तरफ फोर्स लगाता है क्या? नहीं लगाता ना। ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे फेंकता है क्या? नहीं ना। पीछे की तरफ फेंकता है? नहीं ना। आप जिधर खड़े हो, हाथ ऐसे करके आप जिधर खड़े हो पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता है? अब बताओ, जिधर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है ठीक उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पता है कि नहीं है? तो वेक्टर फॉर्म आया ना, एफ ऊपर में एरो, इधर में ए, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही एक्सेलरेशन पता होगा। ये वेक्टर नेचर उसको अच्छी तरह से मालूम है। जिधर उसको फेंकना होता है उधर ही की तरफ अपने हाथ से वो फोर्स लगाता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप 5 फीट पे खड़े हो और उसके हाथ के एक्शन को रिकॉर्ड करो, और फिर जरा 12 फीट पे चले जाओ और उसके हाथ के एक्शन को रिकॉर्ड करो। आप देखोगे कि अगर आप नजदीक खड़े हो तो बच्चा धीरे से ऐसे फेंकता है, अगर आप दूर खड़े हो तो बच्चा थोड़ा ताकत लगा करके जोर से फेंकता है। खेल लेते हैं ना बच्चे, 3 साल से तो इतना खेल लेते हैं, बहुत मजे से खेल लेते हैं। अब ये क्या हुआ? अब मैग्नीट्यूड पर आ गए। ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, ज्यादा स्पीड क्रिएट करनी है। पहले तो ये पता है कि अगर ज्यादा डिस्टेंस जाना है उसको तो ज्यादा स्पीड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो स्पीड में और डिस्टेंस में जो रिश्ता है वो भी पता है, वो भी प्रोपोर्शनलिटी का रिश्ता पता है। और ज्यादा स्पीड करनी पड़ेगी मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये भी है कि मैग्नीट्यूड में ज्यादा एक्सेलरेशन के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ये भी उसको पता है ना। और अगर आपने उसको एक टेनिस बॉल देकर रखी हुई है और एक भारी घर में कोई लोहे का गोला है वो देकर रखा हुआ है, फेंको, वहां भी आप देखोगे कि अगर भारी वाला रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगा करके कोशिश करता है। मास के प्रोपोर्शनल है ये भी पता है। एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन फोर्स लगाना है ये भी पता है, मास के प्रोपोर्शन फोर्स लगाना है ये भी पता है, जिधर एक्सेलरेशन चाहिए उधर फोर्स लगाना है ये भी पता है। और क्या चाहिए आपको?
इधर से करता हूँ मैं। वो एकदम पूरा पढ़ के आया, जब समझ में आया तो आप टेस्ट ले लो उसका, टेस्ट ले लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, और थर्ड में तो कुछ कहने नहीं। बच्चा गिर गया था, बात मानने वाला हो, आप उसको कितना भी प्यार करते हो, लेकिन उसको अगर आप एक टास्क भेजिए कि ये उधर दीवार है, ये हॉल है, यहाँ से दौड़ते हुए जाना, स्लो मत होना, स्लो मत होना, और दीवार में जैसे दौड़ रहे वैसे जाकर के सिर्फ दे मारना। वो करेगा क्या? नहीं करेगा, पहले तो चलेगा ही। फिर आप ज्यादा आंख दिखाओगे तो चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे चलेगा। फिर तेज अगर चला भी तो दीवार के पास जाते एकदम डिसलरेट करेगा, कभी वैसा हट रीच नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है मैं जितनी जोर से अपना सिर मारूंगा दीवार में, अब इतनी स्टीप लर्निंग क्यों होती है? शुरुआत में, शुरू के उस 3 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में इतनी स्टीप लर्निंग क्यों होती है? इसलिए होती है कि उसके लिए कोई सिलेबस डिजाइन नहीं किया गया है। उसके लिए कोई टाइम टेबल डिजाइन नहीं किया गया है, उसके लिए कोई इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का सिस्टम डिजाइन नहीं किया गया। लर्निंग बहुत फास्ट है, ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इंसान का, ये इंसान का नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, और नेचुरल प्रोसेस से अगर वो लर्न करता है तो सबसे फास्ट लर्न करता है। और स्कूल में आने के बाद क्या करते हैं? एक कमरा डेफिनेट कर देते हैं, साल भर इसी कमरे में आके पढ़ाई करते है ना। वो जो अपने महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बहुत जगह घूम घूम करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन बोध गया में उस पर्टिकुलर पेड़ के नीचे जब वो बैठे तभी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बाहर घूमने से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ये तुम्हारा क्लासरूम है, इसी में बैठोगे तो तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, बाहर घूमने से ज्ञान प्राप्त नहीं। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, पीरियड्स डिसाइड करते हैं, 8 to 8:50 This is your English period. इसमें आपको अंग्रेजी सीखनी है, मैथ नहीं सीखना, कलर्स के बारे में नहीं सोचना, और कुछ नहीं करना है, मैथ सीखना है। मैथ का पीरियड है, इंग्लिश का पीरियड है, ये सोशल साइंस का पीरियड है। हम लोग जब साइंस पढ़ाने जाते हैं तो एक लेबोरेटरी नाम की जगह पर उनको लेकर के जाते हैं, जहाँ कुछ ऐसी चीजें लटकी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, जो उनको लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आए, ये तो कभी देखी नहीं। और कुछ लाल पीली बत्तियां होंगी, कुछ डायल्स होंगे, कुछ इधर ऐसा वैसा नंबर लिखा होगा, कुछ पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा होगा। हीट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उसके लिए भी एक अजीब सा बर्तन रखा होगा करके। लाइट का एक्सपेरिमेंट करें तो उसके लिए भी विचित्र किस्म की व्यवस्थाएं होगी। तो उसको वो साइंस की ट्रेनिंग कहते हैं। तो ये जो इतना सारा रेजिमेंटेशन, टाइम का, टाइम टेबल का, रोजाना की टाइम टेबल का, और जो एनुअल वाला है वो भी, इतने महीने के बाद पहला एग्जाम, इतने महीने के बाद दूसरा एग्जाम, और अगर नहीं पास किए तो फिर से पढ़ो, फिर से दो। हम अपने बच्चे को कभी नहीं कहते, 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को कभी नहीं कहते 1.5 साल 18 महीने के हो गए, तुम्हें 2 का 3 से गुना करना नहीं आया, तुम्हारा तो टर्म खत्म हो रहा है जुलाई। मेरे पिताजी ने जो ये अनकॉमन डिसीजन लिया कि ये बच्चा 10 साल तक घर में है, पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है,
इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं उस नेचुरल लर्निंग वाले स्पेस पर 3 साल में 10 साल का बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल रिकॉग्नाइज करता हूँ कि उन्होंने ये जो निर्णय लिया मेरे बारे में, इट पेड। मेरा लर्निंग का एप्टीट्यूड, लर्निंग का हैप्पीनेस, लर्निंग के लिए जरूर मैं लर्न करूँ, ये चीज़ें हमारी जिंदा रही बहुत समय तक, और इसके कारण से हम बहुत आगे बढ़ पाए। जिस समय हमने 6 में एडमिशन लिया था नवीन विनायक पाठशाला में, उस समय हाँ पहला इम्तहान जब हुआ तो सर सभी सब्जेक्ट में 10 से कम नंबर आए 100 में, किसी में 7, किसी में 5, किसी में 3। हमें पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है और इम्तहान क्या होता है, कुछ पता नहीं था हमें। और एडमिशन 6ठे में क्यों हुआ मेरा, 6 में क्यों एडमिशन हुआ, क्योंकि वहाँ जो स्कूल में एडमिशन होता था उस समय में 1960s की बात कर रहा हूँ, उसके लिए कोई ऐसा जैम टाइप का टेस्ट नहीं हुआ वो प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाते थे, कोई गया पेरेंट लेके गया एडमिशन के लिए, तो प्रिंसिपल अपने रूम में बुलाते थे, उनसे कुछ बच्चे से कुछ सवाल पूछते थे, कोई डिक्टेशन लिखाते थे, कुछ जनरल नॉलेज की बातें, कुछ ज्योग्राफी अपने आसपास की ज्योग्राफी है वो, कुछ मैथमेटिक्स, और करके वो प्रिंसिपल वहीं का वहीं 15 मिनट में डिक्लेयर कर देते थे कि इस क्लास में इसका एडमिशन ले लो। तो उस क्लास में चले जाते थे, वहाँ के क्लास टीचर रजिस्टर में नाम लिख लेते थे, हो गया। तो मेरे को उन्होंने टेस्ट किया, 6 के लायक पाया तो एडमिशन ले लिया। लेकिन जब वो परीक्षा हुई तो हमें तो ढम कर लड्डू मिले बहुत सारे। परीक्षा क्या परीक्षा होती है, 10 साल तक तो किसी ने परीक्षा ली, ये क्या परीक्षा लेते हैं। और ये चीज बहुत लंबे समय तक मेरे साथ चली। मेरे पिताजी को लगा कि ये स्कूल गलत चूज कर लिया। देखो ये दूसरी चीज होती है, मेरे को उन्होंने नहीं ब्लेम किया कि तुम्हें कोई कमी है, तुमको नंबर नहीं आ रहा है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए कोई ट्यूशन नहीं लगाया मुझे, राइट। मैं नहीं कोप कर पा रहा हूँ आजकल को, तो खूब देखता हूँ आजकल तो इतना बढ़ गया है। अभी कल ही परसों हमने एक जगह एडवर्टीजमेंट देखा, कोचिंग क्लासेस फॉर नर्सरी, और आगे नीचे लिखा है कोचिंग क्लासेस फॉर नर्सरी स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न। फोटो खींच लेता हूँ, मेरे फोन में वो फोटो है, एविडेंस। उन्होंने मेरे को ट्यूशन नहीं लगाया, मुझे ब्लेम नहीं किया, स्कूल को ब्लेम किया। ये कैसा स्कूल है, मेरे बच्चे को, इतने होशियार बच्चे को ये कम नंबर देता है, और छोड़ो इस स्कूल को, दूसरे ओके। तो दूसरे स्कूल में लेके चले गए, उसका नाम है आदर्श विद्यालय, नवीन गणेश पाठशाला। और वहां पे चले गए 1 साल के बाद, फेल वाला ग्रेड कार्ड। वहां पे भी वही कहानी, ग्रेड कार्ड कौन देखता था। प्रिंसिपल ने अपने कमरे में बुलाया, 2-4 सवाल पूछे, ये किया वो किया। आखिर उनको पहले दिखाया भी नहीं गया था, उनको तो सीधे ही पिताजी मेरे लेकर के गए थे, 7th में ले लो इसका एडमिशन। तो 7th में एडमिशन हो गया भाई, 7th में एडमिशन हो गया, चला साल भर वहां चला। अब कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी जितने साल भर में एग्जामिनेशन हुए वो सब में वही ढाक के 3 बातें रहे। तो मेरे पिताजी ने फिर अपना पुराना निर्णय दोहराया, ऐसे नहीं कि आज एक बात बोले कल दूसरी बात बोले। प्रिंसिपल वाले आदमी थे, वाले एक स्कूल में कहा दूसरे स्कूल में चलते, फिर वो लेके गए तीसरे स्कूल के अंदर, राम मोहन राष्ट्रीय, वहाँ पर भी उन्होंने मेरे को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। प्रिंसिपल साहब ने फिर कुछ सवाल किए, वो किए, 8वां में ले लो।
चीजें सीखना और इम्तहान में नंबर लाना, इसके बीच का कोरिलेशन फैक्टर बहुत थोड़ा सा होता है, ओनली स्लाइटली। मैं सीख रहा था, सीखने में गड़बड़ नहीं हो रही थी, तो सीखना तो मेरा खुद का नेचुरल इंस्टिंक्ट था ना सीखना। 10 साल मैंने सीखा है, सीखने में क्या, जहां से जो मिला सीखा। बस क्या करते हैं 3 साल तक में बच्चे क्या करते हैं, जहां से जो दिखाई पड़ा वहीं से सीख लिया, जहां जैसा देखा ये हो रहा है वो हो रहा है, उसी से सीख लिया, सीखते रहते। तो मैं भी स्कूल जाता था, रोजाना क्लास में बैठता था, जो होता था वहां से जो मिलता था सीख लेते, सीख लिया। इंसान क्यों दो सीखने के लिए स्कूल जाते हो ना, पढ़ाई नहीं क्यों करने के लिए जाते हैं लोग? किसी से और किसी भी सभा में स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई भी, भाई आप स्कूल क्यों जाते हो? सब ही बताए ज्ञान प्राप्त करने हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वगैरह वगैरह बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि इम्तहान के लिए जाते, नंबर लाने के लिए जाते हैं, जाके सब नंबर लाते। लेकिन मेरे साथ किस्सा उल्टा था, मुझे तो सीखने का जब मौका मिल जाता था आज ये सीख लिया, और इम्तहान देने के लिए बोलोगे तो फालतू काम है, ये सब तुम जानो अपना। तो मेरे पिताजी ने अब क्या डिसीजन लिया, दूध का जलम उन्होंने स्कूल को रिक्वेस्ट किया कि आप इसका 7th में ही एडमिशन लें, ये ना इम्तहान में अच्छा नहीं करता है, तो अगर 7th में ही ले लोगे तो शायद अच्छा करेगा। तो मेरा 7th में एडमिशन करवाया उन्होंने दोबारा दूसरे स्कूल में। कोई नतीजा नहीं निकला साहब कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे हमारे स्कूल की कहानियां चली हैं। तो फायदा क्या हुआ मेरे को, ये इस तरह के जो अजीब अजीब वो गरीब डिसीजंस लिए गए, उनका फायदा मुझे क्या मिला, और इसीलिए उस लिगेसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक अजीब वो गरीब डिसीजंस लेने की लिगेसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फायदा मुझे ये मिला कि मेरे थिंक करने के, लर्न करने के जो भी उसके सिस्टम्स मेरे इसमें रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर में, वो कभी कमजोर नहीं पड़े, वो कभी कमजोर नहीं पड़े। बहुत बड़ा फायदा हुआ। इम्तहान का क्या करेंगे, नंबर लेकर आज मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है कि अरे इनको इतना कम नंबर आता था, बेकार बुलाया आप। लेकिन बुलाने के पहले नहीं बताया था, बताइए बुलाते हैं नहीं बुलाते। क्या करोगे 90-95 वाला, 98-99% वाला क्या करोगे वो ग्रेड कार्ड है? अगर 10-15-20 नंबर लाने वाला भी स्टेज के ऊपर आ सकता है। सीखना है, नई चीजें सीखना है और नई चीजें क्रिएट करना है। अगर सीख लोगे ना, और उसके बाद कोई प्रेशर ये नहीं रहेगा कि इसके लिए आपको ये साल पेपर जमा करना है, ये बीटीपी प्रोजेक्ट है, ये फलाना है, इसका ये डेडलाइन आ गया, ये फलाना हो गया, ये सब नहीं रहेगा। तो आप जब सीख लोगे चीज़ों को, तो आप सीख करके खुश नहीं रहोगे, जो सीखा है उसका यूज करोगे, तब फिर आप नई चीज़ें क्रिएट करोगे। नई चीज़ें क्रिएट करना ये किसी भी प्रोफेशन के लिए उसका एप्टीट्यूड होना, मैं कुछ नया क्रिएट करूँ। वो किसी भी प्रोफेशन में आप रहो, वही आपको एक्सेल कराएगा। आप यहाँ से चाहे जैसी डिग्री ले लो, लेकिन आगे जो 30-40-35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल आपको प्रोफेशन में रहना है, वहाँ पर आपका कोई ये सब काम नहीं आने वाला है। ये सब क्या आपको ग्रेजुएट लेने से कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आप क्या नया सोच सकते हैं जो दूसरे नहीं सोच रहे, वो एकदम से आपको जंप कराता है लैडर के ऊपर। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर वो चलाई। तो ये हमारा स्कूल जीवन का इतिहास है। और इम्तहान पास करने में क्या है, जिस दिन तय कर लेंगे कि करना है तो कर लेंगे, तो कर लिया था। क्लास 10 आते आते, क्लास 10 आते आते हमने फर्स्ट डिवीजन में अपना हाई स्कूल पास किया, 64% मार्क्स।
पोर्चुगल आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में, और मेरे ख्याल से 400 इधर 300 700 1000 विद्यार्थी करीब होते थे क्लास 2 में, पटना यूनिवर्सिटी जो ली थी एग्जाम, उसमें 13 नंबर के पोजीशन पे मेरा नाम आया। जो काम 5 साल में हो सकता है उसके लिए क्यों बच्चे का 12 साल बर्बाद करते हैं? जो काम 5 साल में हो सकता था करके दिखाया, और हम कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड फलाने ढिमाके नहीं, हर कोई करके दिखा सकता है। उसको नेचुरल वे से लर्निंग से उसको दीवार मत करो, उसको नेचुरल वे से लर्न करके मैक्सिमम मौका दो, कोई भी करके दिखा सकता है। तो ये हमारा इसकी कथा रही, और जो डिसीजन थे वो उस प्रकार के थे। अंग्रेजी मुझे कभी किसी ने नहीं पढ़ाई, और इसलिए हमें अंग्रेजी अभी भी नहीं आती है। IIT में 23 साल कट गए। रिसर्च पेपर लिखे गए। सत्यम जी ने हमें पहला रिसर्च पेपर जो IIT से चला था, उसके पहले पटना में था, वहाँ से भी लिखे थे थोड़े थोड़े, तो उन्होंने भी हमें सिखाया, हमारे सुपरवाइजर ने हमें सिखाया, फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। अंग्रेजी में रिसर्च पेपर निकला, हमने सिखाया। ये सब, ये देखो कितने, ये बच्चा कितने लर्न कर रहा है, बहुत मजे। ये बच्चा है जो अपने यहाँ आप मिले, हम पता नहीं गए थे, तो रंजीत करके हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहे हैं हमारे शिक्षा दुकान के अंदर में, और उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे पहले, अब वो बागवानी का काम करते हैं। उनका बेटे है रंजीत, और उनका बेटा है ये अभी जस्ट इसने नर्सरी में जाना शुरू किया है, और उसके पिताजी बहुत कीनली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डीरेल ना हो जाए स्कूल जाकर। तो जब तक उनका बस चला तब तक उन्होंने डिले किया इसको स्कूल में एडमिशन कराना, लेकिन फिर मम्मी का प्रेशर, अभी उसको स्कूल देना शुरू किया है, बट वेरी कीन, ही नोज, क्योंकि उसका अपना भी, उसने कभी स्कूल के सिस्टम को फॉलो नहीं किया, कभी डिफाई किया है, उसको मन में नहीं लगता था। बट इट्स सच ए कॉम्पिटेंट पर्सन, सच ए कॉम्पिटेंट पर्सन। मेरे सारा जितना एक्सपेरिमेंट हम लोग बनाते, 600 एक्सपेरिमेंट की आपने बात की, वो 600 का बढ़ के अब शायद 1200 हो चुका होगा। 600 बहुत पुराना फिगर है, 600 इसलिए फिगर है क्योंकि उस समय जब वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग बनाया करते थे नए, तो कहीं तो उसका नाम लिख लेते थे, ये वाले एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्शन तो किसी का कभी नहीं लिखा, एक्सेल के ऊपर वो चलता था। 600 650 तक हमने मेंटेन किया था, उसका लिखना छोड़ दिया। 10 साल पहले तक हमने लिखना छोड़ दिया, इस 10 साल में क्या चल। तो ये जो लर्निंग हो रही है इस समय में, ये है नेचुरल प्रोसेस लर्निंग का। इससे जितना नजदीक रहोगे, मैं कहता हूँ अपने सिस्टम में भी, हमें पता है कि स्कूल कॉलेज के सिस्टम में हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा मेरे साथ हुआ है, वैसा नहीं कर सकते। स्पेशली आके तो 10 बरस के बाद भी तो हमें उस सिस्टम में जाना ही पड़ा था ना, और उस सिस्टम से ही तो निकल करके फिर हम आए हैं, तो ठीक है वो। लेकिन इस सिस्टम में भी क्या 5% की गुंजाइश है कि ये जो नेचुरल खुद से लर्न करना है, सिचुएशन से लर्न करना है, कोई बताने वाला नहीं है कि उसका इम्तहान नहीं होने वाला। लेकिन लर्निंग का एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, इसकी व्यवस्था संस्थान कर सकता है। 5%, 10%, 15% कितना कर सकता है? जितना आप इस नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग को एमलगमेट करा सकेंगे अपने सिस्टम में, उतना ही हमारी जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। ओके, तो अब दूसरी कथा है कॉलेज के टाइम का जो जीवन है हमारा। ये भी मैं ही हूँ। ये जो सूखा हुआ चेहरा ये भी मैं ही हूँ। तो मेरा उस दिन वजन 44 kg हुआ करता था। डिग्री ले रहे थे, IIT से मास्टर्स एक बार जब मैंने पटना यूनिवर्सिटी लेक्चरर ज्वाइन किया,
वहाँ रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था कोई, मैं उसमें गया था एज रिसोर्स पर्सन। तो उसके 7-8 साल के बाद कोई दूसरा रिसोर्स पर ये हुआ, ये जब दूसरा इस तरह का क्लास जब हुआ तो फिर से मैं 6-7 साल के बाद गया। तो एक सज्जन मेरे को मिले और उन्होंने कहा कि आप जब पिछली बार आए थे क्लास उस साल के अंदर में, तो हमने उस कोर्स में भाग लिया था। तो वो मैं पटना में गया था अभी कुछ दिन पहले, नहीं उस समय में, उसी समय में, वो 6 साल पहले वाला कोर्स था, उस समय में पटना भी गया था। और फिर उन्होंने बताया कि वहाँ एक और वर्मा जी है, वर्मा जी है दुबले पतले से। तो कोई पता, हमने उनको बताया कि दुबला पतला कोई वर्मा जी वहाँ नहीं है, जो दुबला पतला था वही मोटा ताजा हो। तो ये हमारे ये मिशन था। प्रैक्टिकल बातें मैं बहुत करता हूँ, प्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूँ। जिंदगी आराम से गुजरती अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाते, वहाँ जॉब अच्छे मिलते हैं, सैलरी ज़्यादा मिलती हैं। टीचिंग में जाओगे तो क्या होगा, उस समय में इंजीनियर्स की सैलरी टीचर्स की सैलरी से ऑलमोस्ट डबल या 2.5 टाइम्स हुआ करती थी। ये 70s की बात आ गई है, अभी भी है या लेट 60s कह लो या लेट 90s की कह लो, वो बात आ गई है। 1971 की एक्चुअली बात है। और सब लोग जिसको भी लगता था कि वो जेई कर सकता है, वो जेई के लिए ही, ऐसा नहीं था जैसा आजकल का विचित्र आग लगी हुई है। वैसा नहीं था, लेकिन हाँ तपिश तो थी। हाँ जब मैंने बोला कि मैं जेई का फॉर्म नहीं भरूंगा, तो मेरे बड़े भैया ने मेरे को एक बार पूछा क्यों नहीं करोगे, अच्छा ना इंजीनियर बनोगे, अच्छे से काम करोगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को टीचर बनना है। उसी समय स्कूल के समय में और फिर कॉलेज के समय में तो टीचर बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है। क्यों? मेरे टीचरों ने मुझे कम नंबर दिए थे और मैं उनको बहुत आदर करता था। जो मुझे बहुत कम नंबर देते थे, मैं उनको बहुत आदर करता था। सबके नाम मुझको आज तक याद है, स्कूल वालों के सब सब्जेक्ट वाइज पूछोगे तो बता दूँ। मैं सबका बहुत आदर करता था और उसी समय तय था ऑलमोस्ट मुझको टीचर बनना है और कुछ नहीं बनना। कहाँ बनना है वो पता नहीं, लेकिन बनना टीचर है और कुछ नहीं बनना है। ऑलमोस्ट उसी समय में फिक्स था, बिल्कुल माइंड के अंदर फिक्स था, स्कूल टाइम। और उनको भी पूछ लेता ना कोई कि भाई आपके स्कूल के बताओ जरा इंटेलिजेंट बच्चे, मेधावी बच्चे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाम वो मेरा ही लेते थे, नंबर नहीं देते। तो मैंने बोला मेरे को टीचर नहीं बनना है। ऐसा मेरे टीचर ने मेरे मन के अंदर में जगह बनाई थी अपनी, मुझे भी विद्यार्थियों के मन के अंदर में जगह बनानी है। कि 1971 का डिसीजन, जैसे मेरे स्कूल के टीचर्स ने मेरे मन में अपनी जगह बनाई हुई है, मैं भी अपने विद्यार्थियों के बीच में ऐसी जगह उनके मन में बनाऊंगा। ये 1971 का डिसीजन था मेरा, और वो बनाने के लिए मुझे टीचर बनना पड़ेगा। इंजीनियर होकर के वो काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जेई का काम नहीं भरूंगा। मैंने नहीं कहा करो, अपने मन का करो, अपने मन के बादशाह हम खुद है, राइट। अब आईआईटी में आ गए, ये कॉलेज डेजी चल रहे हैं अभी, तो आईआईटी के अंदर में एमएससी के लिए एडमिशन हो गया। उस समय तो आपने पता चल गया था यही नहीं करना है, इंजीनियर नहीं बनना है। उस समय ये पता भी नहीं था कि वहाँ पे एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी भी होती है। हम तो यही जानते थे वहाँ सब इंजीनियर ही बनते हैं। बीएससी के बाद थोड़ा बढ़ा, जनरल नॉलेज बढ़ा, तो पता चला कि आईआईटी केवल इंजीनियरिंग के लिए नहीं होती है, प्योर साइंसेस के लिए भी होती है। तो हमने कहा हाँ तब चल सकते हैं, अभी टीचर बनने का चांस है। तो मैंने वो दिया, उनका रिटन टेस्ट दिया। हर आईआईटी का अपना अपना अलग अलग होता था उस समय, और हमने करके और उसमें क्वालिफाई हो गया। फिर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, 7-8 लोग
बड़े IIT के प्रोफेसर लोग बैठ करके मेरा इंटरव्यू लिए, उसमें भी पास हो गए, लिस्ट में नाम छप गया कि हाँ इंसान का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें मेरा नाम आ गया पहले ही उसके अंदर में। वो ज़माना था 1975। 1975 में मैंने एडमिशन लिया था MSc के अंदर में, और जब मैं BSc कर रहा था पटना में, उस समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में चल रहा था और आगे भी फैल रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं JP मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। और वो इतना बड़ा एजुकेशन था पूरा, और आइडिया था कि जितना करप्शन है और जितना तरह का एनॉमलीज है और सोशल इल्स हैं, उन सबको खत्म कर देना है और नए बिहार का निर्माण करना है वगैरह वगैरह। उसकी स्टूडेंट्स यूनियन जो थी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की, उन लोगों ने उसको किया था सारा, और जयप्रकाश नारायण उसके लीडर हुआ करते थे। तो उसमें भी झंडा लेकर के चलते थे, यहाँ करना देना है, वहाँ से क्या करना है, ये करना है, भाषण भी देख ही रहे हो। जब इमरजेंसी लगी 1975 में और गवर्नमेंट का हो गया, जो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ वाले हैं उन सबको पकड़ो और जेल में डालो, तो पहले तो मालूम नहीं था, तो सब ओपनली हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोला करते थे, नामे मचाया करते थे, तो जुलूस निकालते थे, झंडे लेके चलते थे। अब जब ये हो गया तो गाजगिरी सबके ऊपर, और वो मेरे को घर में फोन आया, राम लखन सिंह यादव इंस्पेक्टर हमारे जो थे पटना के, उनका फोन आया कि हरीश वर्मा जी आपके दिन पूरे हो आज शाम को मैं आ रहा हूँ आपको अरेस्ट करने के लिए, घर पे रहना, भागना नहीं। अगर घर पे नहीं मिले तो ज्यादा दुर्गति होगी, खोज तो मैं लूंगा ही, ऐसा यही कि घर पे रहना। तो हमने कहा ठीक है, घर पे रहेंगे। तो राम लखन सिंह यादव पहुंचे शाम के सारे, एक और उनके कांस्टेबल 2 थे साथ, और आकर के उन्होंने और आए अपना अरेस्ट करने के लिए। तो हमने उनको प्यार से बिठाया, फिर हमने उनको चाय भी पिलाई, फिर हमने उसको बिस्किट भी खिलाया, लेकिन वो आदमी बहुत ईमानदार था। का कोई असर नहीं हुआ, बोला चाय खत्म हो गई, अभी चलिए। तो मैंने कहा कि आपको दिखाने के लिए ना मैंने एक कागज रखा हुआ है, वो आप देखते हैं, क्या चलते हैं। तो फिर मैंने उनको कागज दिखाया। कागज क्या था कि मेरे MSc का के एडमिशन का कंफर्मेशन IIT कानपुर से लेटर आ गया था, और इतने जुलाई को आप क्लासेस के लिए ज्वाइन कर लीजिए, ये लेटर आ गया था, और वो उतने जुलाई अभी 15 दिन बाद आने वाली थी। तो मैंने उनको बड़े मासूम शब्दों में कहा कि सर, अगर आपको लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी, कि आपका जो ये रीजन है पटना, जहाँ के कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पटना में कोई सरकार के विरोध में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे आपको लगता है तो आप मेरी तरफ से निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि मैं इतने जुलाई को कानपुर जा रहा था। तो मेरी तरफ से आप निश्चित रह सकते हैं, कानपुर की जाके मुझे जो करना होगा करूंगा, कानपुर वाले समझेंगे, आपकी तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं, मैं तो पूरे भारत सरकार का प्रतिनिधि हूँ, और कहीं पर भी देश भर में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी सरकार विरोधी, तो मेरा काम है उसको रोकना, तो चलते हैं आपके साथ। तो 3 बार उस लेटर को पढ़ा हो, कंफर्म किया कि हाँ ठीक जेन्युइन लेटर है, ऐसे ही कुछ टाइप करके नहीं रख दिया। फिर उसका जो हार्डेंड फेस था वो मेल्ट हुआ, फिर वो मुस्कराया पहली बार इतनी देर के बाद, और उसने कहा कि देखो, ये जो अभी हो तुम यहाँ 12-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलना, हमें कोई रखपट नहीं चाहिए, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, किसी चीज़ के अंदर में इन्वॉल्व नहीं होना है, और अगर हो गए तो उसके बाद तो फिर ख्याल नहीं है।
हमने कहा हाँ एकदम नहीं, काम 2-4 दिन काम करके क्या कर लूंगा। IIT कानपुर में आ गए साहब, किसी को पता नहीं सत्यम जी, आप जानते हैं, हम लोगों को पता है। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में पूरी इमरजेंसी के अंदर में हमें वहां पर कैसे बन गया पता नहीं, लेकिन करीब करीब 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप ऐसा बन गया जिसकी कि पुलिस को, सरकार को और हमारे प्रोफेसर्स को भनक तक नहीं लगी ऐसा कुछ हो रहा है। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, प्रोफेसर को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, क्या कर रहे हैं। और हमारा ग्रुप पूरी प्लानिंग के साथ 3 लोग इस गांव में जाएंगे, 3 लोग वहां जाएंगे, 2 लोग वहां जाएंगे, इस बार यहाँ जाएंगे, अगले वीकेंड में वहां जाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर प्लान करके। और वहां की ज्योग्राफी पता नहीं थी हम लोगों को, और लोकल लोगों से बात करना बहुत खतरनाक होता था, पता नहीं कौन कहां से किसको क्या इंफॉर्मेशन दे। लेकिन उन सब के अंदर से हम लोगों ने हर एक वीकेंड को हम लोग आए हुए थे और गाँव में जाके 3-4 घंटे लोगों को ये समझाते थे कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। क्लासेस चल रहे हैं, कोर्स चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और किसी में कमी नहीं आने दे रहे हैं हम, किसी में कमी, इसीलिए तो पता नहीं चल रहा था। अगर कमी आने लगती तो लोगों को पता चल जाता कि कुछ घबरा है। और वो करके हम लोग ऑलमोस्ट पूरे इमरजेंसी के दौरान एक गांव में जाके खतरा मोड़ लेकर के, क्योंकि आप किसी जगह भी नई जगह पर जाओगे उस समय में और ये सब बात करोगे, इमरजेंसी के नुकसान बताओगे और डेमोक्रेसी के फायदे बताओगे। अगर गवर्नमेंट को पता चला, जो भी वहाँ का लोकल जो भी पुलिस वाला जो भी है, और बहुत सारे खबरी छोड़ रखे थे, खबरी बहुत सारे सरकार ने छोड़ रखे थे जो कि इसमें नहीं थे, रोल पर नहीं थे, पुलिस की भर्ती में नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लेकिन उनको पैसे इसी बात के मिलते थे कि पता कर लो तुम्हारे इलाके में कोई सरकार के विरोध में काम कर रहा हो तो खबर देना। तो हम नई जगह पे जाते थे, पूरे रिस्क के साथ जाते थे, हमें पता था कि कहीं कोई चूक हुई, लेकिन उस समय में हमारे बहुत सारे स्किल्स काम आए, नए प्लानिंग्स कर सकना, नई योजनाएं कर सकना, अपनी तरफ से कुछ क्रिएट कर सकना, ये स्किल अगर है तो आप बहुत कुछ करोगे। और ये स्किल नहीं है जो हमें कहा गया है वो करेंगे, मैनेजमेंट जो कह रहा है वो करेंगे, तो आप करोगे, अच्छी तरह से करोगे, अच्छे से निभाओगे उसको, लेकिन आप कोई बहुत ऊंचा काम नहीं करने वाले हो फिर। लेकिन हम लोगों को जो ये अभ्यास था तो हम लोगों ने उसको उस तरह से पायलट किया कि वो नए लोगों से भी हम बातचीत करने में 10-12-15 मिनट के अंदर हम भी पता कर लेते थे कि वो क्या है अंदर से, और उसको भी पता करवा देते थे अपने को कि हम क्या है अंदर से। और उसके बाद खुल करके बातचीत होती थी और ट्रेनिंग होती थी, पूरी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होती थी कि क्या मतलब हो रहा है इस पूरी इमरजेंसी। तो ये हम लोगों ने टेकअप किया। ये एक पटना से आकर के बच्चा यहाँ एडमिशन ले MSc पढ़ने के लिए आया है और गांव-गांव जा करके सरकार के विरोध में नारे लगवाए। ये कैसा डिसीजन है? लेकिन लिया हम लोगों ने, ऑर्गेनाइज किया, लोगों को, दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, ग्रुप बना करके प्लान किया और बाद में जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई और इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरा ग्रुप अब सामने आ गया। उस समय लोगों की आंखें फटी रहेगी, ये क्या हुआ? ये IIT के इतने सारे विद्यार्थी ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन का कैंपेन में कैसे लग गए ये, और जिसका नाम भी नहीं जानते कि कौन कैंडिडेट है, उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं, घर घर जाकर के उसके लिए वोट मांग रहे हैं, इस निशान के ऊपर मोहर लगाए। क्या था याद है? जनता पार्टी वाला क्या निशान था, याद भी नहीं हमें। हल, तो हल के ऊपर मोहर लगाना, इसके लिए घर घर जाके गांव जाकर के ओपनली कंपेन कर रहे हैं। मुझे तो जीत दे दी थी जनता पार्टी वालों ने। उनको पता चला, उनको जब पता चला कि IIT के विद्यार्थी मेरे लिए काम कर रहे हैं